फैशन शो द्वारा जगमोहन के होठ हिले। हाँ, स्वब ज्वेलर ने सैकड़ों कारीगरों से दिन रात काम लेकर नई नई तरह के जेवरात तैयार किए हैं। सबने अपना काम पूरा कर लिया है। ज्वेलर के पास पहले से भी नए डिजाइनों के ढेर सारे जेवरात पड़े थे। रवि बाबा ने बेचैनी से पहलू बदला। आज से 18वें दिन फैशन शो दिल्ली में आरंभ हो जाएगा। दिल्ली में? हाँ, वहाँ के 7 सितारा होटल में फैशन शो के इंतजाम जोरों शोरों पर किए जा रहे हैं। फैशन शो की मॉडल देश की भी हैं और विदेश की भी। बुकिंग हो चुकी है। मॉडल को ऊंचे ऊंचे भाव दिए गए हैं। ये फैशन शो कितनी देर रहेगा? 1 सप्ताह हीरे जवाहरातों का फैशन शो रहेगा। जगमोहन ने गर्दन हिलाकर कहा। तूने अब तक जो कहा वो मैं पूरी तरह समझ गया। अब आगे बोल। आगे असल बात कर, 20-22 अरब वाली। रवि बाबा ने व्याकुलता से पहलू बदला, फिर कह उठा। फैशन शो में मॉडल्स के गले, हाथों, कलाइयों में जो जेवरात दिखाए जाएंगे वो सामान्य जेवरात न होकर बहुत महंगे जेवरात हैं, बेशकीमती हैं। एक एक हार की कीमत 2, 5, 10 करोड़ है। ऐसे सैकड़ों हार, नेकलेस और कंगन हैं। कुल मिलाकर उनकी कीमत मेरे हिसाब से कम 20-22 अरब बैठती है। तुम्हारा मतलब उन पर हाथ मारा जाए? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। हाँ, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं चल रहा है रवि बाबा जी। जगमोहन शब्दों को चबाकर कह उठा। क्या मतलब? 20-22 अरब के जेवरातों का फैशन शो एक ही दिन में तो होगा नहीं। नहीं, हर रोज 2-3 अरब के लगभग के जेवरात की प्रदर्शनी होगी। ठीक। और उसके बाद ज्वेलर्स वो हीरे जवाहरात वापस अपने साथ ले जाएंगे। रवि बाबा ने सिर हिलाया। ऐसे में एक बार में 3 अरब के आसपास की डकैती की जा सकती है किसी भी एक दिन। 20-22 अरब के हीरे जवाहरातों पर भला कैसे हाथ डाला जा सकता है? सब जेवरात कभी इकट्ठे तो होंगे नहीं। रवि बाबा गंभीर रूप से मुस्कुरा पड़ा। पहले 7 दिन फैशन शो के माध्यम से हीरे जवाहरातों की प्रदर्शनी है। 8वें दिन उसी हॉल में बंद शोकेशों में उन्हें बेचने के लिए रखा जाएगा कि जिसे जो पसंद आया है खरीद सकता। ओ, यानी कि 8वें दिन 20-22 अरब के जेवरात इकट्ठे एक हॉल में मौजूद होंगे। जगमोहन हक्का बक्का सा रवि बाबा को देखता रहा। तब उन पर हाथ फेरा जा सकता है, लेकिन अब क्या हुआ? जगमोहन जल्दी से बोला। अरबों के हीरे जवाहरातों की सुरक्षा के इंतजाम भी ऐसे हैं कि उन पर हाथ फेरने का सोचा भी नहीं जा सकता। फिर तुमने किसे सोच लिया? रवि बाबा ने कंधों को झटका देकर गहरी सांस ली। मुझ पर 50 करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है। लेनदार मुझे चैन से नहीं बैठने दे रहे हैं। मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि मैं उन्हें दे सकूं। पीछे से माल भी हमें उधार मिल जाता है कि जेवरात तैयार करके बेच सकें। फिर पार्टी का पैसा भी वापस दे देते हैं। परंतु जो जो पार्टियों को ये पता चलता जा रहा है कि मैं कर्जे में डूबा हूँ, तो वे मुझे माल देना बंद करती जा रही हैं। मेरे पास 2 महीने का वक्त है। कर्जा लेने वाले कोर्ट की सहायता से मेरा शोरूम, बंगला, मेरी सारी जायदाद को नीलाम कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा हो। मेरा परिवार है, बच्चे हैं। ये सब होता पकर मैं जहर खा लूँगा। जब इंसान अपनी मौत का फैसला ले ले तो फिर तो वो हर उस काम के बारे में सोच लेगा जो उसके बस से बाहर होगा। जगमोहन उसे देखता रहा। इसी तरह मुझे ये ख्याल आया कि फैशन शो में दिखाए जाने वाले जेवरात पर हाथ मारा जाए तो बुरा नहीं होगा। मरना तो है ही, एक कोशिश करके देख लेने में क्या हर्ज है? रवि बाबा ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन ये काम मेरे बस का तो है नहीं। बहुत सोचा, बहुत सोचा। अपने खास बंदे से बात की। उसने इस बारे में सोहनलाल से बात की तो तब सोहनलाल ने कहा कि इस बारे में वो देवराज चौहान से बात करके देखेगा। जाने क्यों देवराज चौहान का नाम सुनते ही मन में आया कि ये काम शायद पूरा हो जाए, क्योंकि डकैती मास्टर देवराज चौहान के कारनामे। उस 7 सितारा होटल के भीतर तुमने देखा है, जहाँ फैशन शो होना है और जहाँ 8वें दिन हीरे जवाहरातों को बेचने के लिए रखा जाएगा। जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। सब कुछ देखा है मैंने, रवि बाबा ने कहा। कल सुबह ही दिल्ली से लौटा हूँ। 1-2 दिन में मुझे फिर जाना है। ज्वेलर संघ के चेयरमैन ओम प्रकाश पवार ने इन सारे इंतजामों को करने के लिए जिन 4 लोगों को चुना है, उनमें से एक मैं भी हूँ। ओह, सुरक्षा के सारे इंतजाम।
हर काम की बात बता है, हर काम की बात बता देता। रुक मेरे भाई, जगमोहन ने टोका। आगे की बातें मेरे को बताने का कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि तू क्या कहता है, किस फेर में है। सोहनलाल ने जोर डाला तो आना पड़ा। मुझे तो तेरी बात में दम लगा। देवराज चौहान को भी तेरी बात में दम लगा तो वो तेरे को मिलेगा। तब सुरक्षा इंतजामों के बारे में उसे बताना। मुझे बताया तो फिर भी दोबारा देवराज चौहान को सब कुछ बताना पड़ेगा। माल कितना है, कहाँ है, ये बातें मैं कभी नहीं भूलता। सुरक्षा इंतजामों जैसी बातें देवराज चौहान ही ध्यान से सुनता है। तो तुम जा रहे हो? हाँ। फिर कब मिलोगे? मैं जानना चाहता हूँ कि ये काम देवराज चौहान कर सकेगा या नहीं। तेरा फ़ोन नंबर मेरे पास है, इस बारे में फ़ोन पर बात हो जाएगी। अपना फ़ोन नंबर दे दो, रवि बाबा ने कहा। जरूरत नहीं। रवि बाबा जगमोहन को देखने लगा। दिल छोटा मत कर, कल तक तेरे को जवाब मिल। तभी टेबल पर पड़े फ़ोन की बेल बजने लगी। हेलो। रवि बाबा ने रिसीवर उठाया। बाबा साहब, आवाज़ कानों में पड़ी। आपके कहने पर मैं बाहर नज़र रख रहा हूँ। मेरे दो आदमी भी इधर उधर फैले हैं। पार्टी आपके पास पहुँच गई, जिससे आपने मिलना था। हाँ, बहुत देर हो गई। रवि बाबा ने जगमोहन पर नज़र मारी। बात क्या है? जगमोहन की नज़रें बाबा पर टिक चुकी थी। बताता हूँ। मैं आपको कार का नंबर बता रहा हूँ। पार्टी से पूछे क्या ये उसी की कार है। कार का नंबर बताया गया। रवि बाबा ने कार का नंबर बताकर जगमोहन से पूछा। जगमोहन ने कहा कि वो इसी नंबर वाली कार पर यहाँ आया। फिर रवि बाबा उधर से कही गई बातों को सुनता रहा। मैं तुम्हारे मोबाइल पर फ़ोन करूँगा, वहीं रहना, कहने के साथ ही रवि बाबा ने रिसीवर रखा। जगमोहन की सुकड़ी आंखें रवि बाबा पर थी। क्या हुआ? जगमोहन ने सामान्य लहजे में पूछा। तुम्हारी किसी से दुश्मनी चल रही है? बात बोलो। दो कार में कुछ लोग पार्किंग में पहुंचे हैं। तुम्हारे आने के 10-15 मिनट बाद दो आदमी वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने आने वाले को कुछ कहा, फिर वो तुम्हारी कार के पास गए। कार को खोलकर भीतर से चेक किया। शायद वे कार के पेपर्स तलाश कर रहे थे। उन्हें तुम्हारे पते ठिकाने की तलाश होगी, परंतु वहां उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उसके बाद वे पार्किंग में बिखर गए। वे तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, रवि बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। जगमोहन के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। तुम्हें किसने बताया? मेरे 2-3 आदमी सावधानी के नाते बाहर है। मैंने सोचा था देवराज चौहान भी मेरे पास आ सकता है। किसी तरह की कोई गड़बड़ न हो, पुलिस का खतरा न हो। मैं नहीं चाहता कि कोई जाने कि देवराज चौहान से मेरा कोई वास्ता है। आने वाले वक्त में अगर डकैती हो जाती है तो डकैती से मेरा नाम न जुड़े। रवि बाबा बोला। पुलिस वगैरह का तो खतरा नहीं आया, परंतु ये बात सामने आ गई कि तुम्हारे इंतजार में कुछ लोग बाहर हैं। जगमोहन रवि बाबा को देखता रहा। उन लोगों से मुझे भी खतरा हो सकता है। वो एकाएक बेचैन हुआ। जाने वे लोग कौन है? अगर खुफिया पुलिस वाले हुए तो बचना कठिन हो जाएगा। मैं उनसे स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा कि मेरा तुम्हारा क्या वास्ता है। फिक्र मत करो, वो लोग पुलिस से वास्ता नहीं रखते। तो किससे वास्ता रखते हैं? मैं नहीं जानता। जगमोहन का मस्तिष्क तेजी से दौड़ रहा था। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें मेरी जरूरत क्यों है। रवि बाबा बेचैन सा उसे देखता रहा। अब तुम्हें कोई और बात कहनी है? और बात? मतलब कि मैं सिर्फ ये जानने आया था कि तुम कहना क्या चाहते हो। तुम्हारी बात देवराज चौहान तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा कोई और जरूरी बात करनी है तो बता दो, जगमोहन ने कहा। अभी तुम इस बारे में देवराज चौहान से बात कर लो, बाकी बातें बाद में भी हो जाएंगी। बढ़िया, उठो और कपड़े उतारो। क्या मतलब? रवि बाबा अचकचाया। जल्दी से कपड़े उतार, वो लोग भीतर भी आ सकते हैं। बाहर वालों के आदमी पहले से ही बाहर थे। उन्होंने देखा है कि मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, वो मुझे फौरन पहचान लेंगे। कपड़े दूसरे पहने होंगे तो एकाएक नहीं पहचान पाएंगे वो। जरूरी तो नहीं कि उन लोगों में हर कोई मुझे चेहरे से पहचानता हो। सिर हिलाते हुए रवि बाबा फौरन उठा और दीवार में घसे वार्डरोब का हैंडल पकड़कर खींचा। वो 4x5 फीट का खाना था, जिसमें हैंगर पर 2-3 कमीजें और पैंटें लटकी थी। नीचे 2-3 रंगों की पीकेप भी मौजूद थी। जगमोहन ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और अलमारी में से पैंट कमीज निकालकर पहनी, जो कि लगभग पूरी ही आई।
फिर पीकेप उठाकर सिर पर रखी। रवि बाबा खामोशी से उसे देखे जा रहा था। काला चश्मा है? जगमोहन ने पूछा। रवि बाबा ने टेबल की ड्रावर से कीमती गॉगल्स निकालकर उसे दी। जगमोहन ने काला चश्मा आंखों पर चढ़ाया। अब उसे फौरन पहचान लेना आसान नहीं था। मैं जा रहा हूँ। जगमोहन ने उसे देखा। तुम अपना ध्यान रखना। कैसे? मैं उन्हें नहीं मिलूंगा तो मेरे बारे में पूछने के लिए वो तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। बेचैन से रवि बाबा ने होठ पींच लिए। उनसे कैसे निपटना है ये तुम जानो। खामखा की मुसीबत मेरे गले पड़ गई। रवि बाबा ने उसे देखा। इन कामों में खामखा की मुसीबतें ही गले पड़ती हैं। जगमोहन के होठों पर मुस्कान उभरी। मैं खामोशी से यहाँ से निकल भी नहीं सकता। वे लोग मुझे अवश्य जान गए होंगे कि तुम मुझसे मिलने आए हो। यहाँ से निकल गया तो बंगले पर या शोरूम पर वो फौरन मुझे पकड़ लेंगे। ये तुम्हारा काम है, तुम जानो। जगमोहन दरवाजे की तरफ बढ़ा। कल फोन करोगे? हाँ, ये काम करना है कि नहीं बता दूंगा। दरवाजे के पास छिटक कर जगमोहन ने उसे देखा। मुझे तो 20-22 अरब वाला मामला पसंद आया। माल को संभालने और ठिकाने लगाने में मजा आएगा। बाकी का फैसला देवराज चौहान करेगा। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा कल। करना। जगमोहन बाहर निकल गया। उसके बाद जगमोहन ने वहां से बाहर निकलने के लिए आगे का नहीं पीछे के रास्ते का इस्तेमाल किया। वे लोग पीछे भी अवश्य होंगे, परंतु पीछे की तरफ खतरा कम था। कोई खतरा सामने भी नहीं आया। पीछे वाले रास्ते से निकलकर चक्कर काटकर वो सामने की तरफ पहुंचा और मुनासिब जगह खड़ा होकर वहां के माहौल को पहचानने की चेष्टा करने लगा कि उसका इंतजार कर रहे लोग कहाँ कहाँ पर है। अब तक तो आ जाना चाहिए था, एक ने घड़ी देखते हुए कहा। उसे भीतर गए हुए 2.5 घंटे होने को आ रहे हैं। जगमोहन का इंतजार करने के बाद वहां फैले व्यक्तियों में से 3 आदमी इकट्ठे हुए। 7:30 बज रहे हैं, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाना है। दूसरा बोला। जगमोहन अभी तक बाहर नहीं निकला। वो किसके पास यहाँ आया है? तीसरे ने जगमोहन की कार पर नजर मारी। रवि बाबा नाम के ज्वेलर के ऑफिस में, उससे मिलने। मेरे ख्याल से हमें भीतर चलना चाहिए। हमने जगमोहन को अपने साथ ले जाना है। उसे हम रवि बाबा के ऑफिस से भी बाहर ला सकते हैं। पहले वाले ने कहा। आखिर कब तक उसका इंतजार? आओ भीतर चलते हैं। इस बीच वो बाहर आया तो हमारे आदमी उस पर काबू पा लेंगे। चलो। अपने आदमियों से कह दो कि हम भीतर। वो समझदार हैं। भीतर जाते देखकर वो समझ जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तीनों अपनी जगह से हिले और भीतर प्रवेश कर गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने रवि बाबा के ऑफिस में प्रवेश किया। रिसेप्शन खाली था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो दरवाजा है, उसके पार देखते हैं। उन्होंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गए। सामने ही टेबल पर रवि बाबा बैठा था। उन्हें देखते ही शरीफ सा नजर आने लगा था। इस तरह भीतर कैसे आ गए आप लोग? रवि बाबा ने शांत स्वर में कहा। उनकी निगाह एक तरफ कारपेट पर पड़े जगमोहन के कपड़ों पर पड़ी। यही कपड़े जगमोहन ने पहन रखे थे। ओह, तो वो हमारी नज़रों से बचकर इसलिए निकल गया कि उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। तीनों की कठोर निगाह रवि बाबा पर जा टिकी। जगमोहन कब गया यहाँ से? मैं किसी जगमोहन को नहीं जानता। रवि बाबा ने बारी बारी तीनों को देखा। इतना जरूर है कि जो मुझसे मिलने आया था, मैं उसका नाम नहीं जानता। उसने अपना नाम बताया भी नहीं। क्यों आया था तेरे से मिलने? वो मेरे से 1 करोड़ रुपया मांग रहा था। न देने की एवज में मेरा शोरूम लूटने की बात कह रहा था। मेरे पास उसे देने के लिए पैसा नहीं है। मैं तो खुद कर्जे में डूबा। ये उसी के कपड़े हैं। हाँ, अपने कपड़े यहीं छोड़ गया। उस अलमारी में मेरे 1-2 जोड़े पड़े रहते हैं। वो मेरे कपड़े पहन गया। क्यों? मालूम नहीं क्या बात है। बातों के बीच में उससे फोन आया कि बाहर कुछ लोग उसके इंतजार में हैं। उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसे में वो मेरे कपड़े पहनकर बाहर निकल गया और मुझे सोचने को कह गया कि 1 करोड़ रुपया उसे नहीं दिया तो वो मेरे शोरूम में डकैती डलवा देगा। रवि बाबा का गंभीर स्वर सामान्य था। ये झूठ बोलता है, एक ने घुर्राकर कहा। तभी दूसरा आगे बढ़ा। रवि बाबा के पास पहुंचा और उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर उसे कुर्सी से उठाते हुए उसके गाल पर जोरों का घूंसा लगाया। रवि बाबा लड़खड़ाकर हल्की सी करा के साथ टेबल से टकराया। सच बता, क्या मामला है? वरना। मैं सच कह रहा हूँ। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि रवि बाबा की धुनाई करने लगे।
एक कार सड़क के बाईं तरफ मुड़ गई। जगमोहन एक पल के लिए तो समझ नहीं पाया कि मुड़ने वाली कार के पीछे जाए या सीधी जा रही कार के पीछे। फिर उसने सीधी जाने वाली कार का पीछा करना ही जारी रखा। जगमोहन बिजनेस सेंटर वाली इमारत के बाहर ही खड़ा हर तरफ नजरें मार रहा था। तब उसने दूर से बातचीत के पश्चात तीनों को भीतर जाते देखा था। तब तक उसने वहां फैले कई आदमियों को पहचान लिया था। ऐसे में उसका भीतर जाना ठीक नहीं था, नजरों में आ सकता था। वो वहीं रहा, हर तरफ नजरें रखे रहा था। अंधेरा हो गया। भीतर जाने वाले करीब 45 मिनट बाद लौटे, फिर अपने आदमियों के साथ कारों में सवार होकर वहां से चले गए। जगमोहन ने अपनी कार न लेकर वहां खड़ी अन्य कार उठाई और उनका पीछा करने लगा। आंखों पर पड़ती हेडलाइटों की रोशनी से बार बार आंखें चुंधिया रही थी। 20 मिनट तक दोनों कारें एक साथ आगे पीछे जाती रही और फिर एक कार एक मोड़ पर मुड़ गई थी। दूसरी कार सीधे रास्ते पर ही जाती रही। जगमोहन ने सीधी जाने वाली कार का पीछा जारी रखा। वो जानना चाहता था कि कौन लोग उसकी ताक में हैं, क्यों उसके पीछे हैं। इनका ठिकाना मालूम हो गया तो फिर इन लोगों की गर्दन पकड़कर ये सब बातें पूछी जा सकती थी। इस बात का तो उसे स्पष्ट एहसास हो गया था कि ये सब खतरनाक लोग हैं। उसी पल जगमोहन ने फौरन ब्रेक लगा दिए। चौराहे पर लाल बत्ती हो गई थी। उसके आगे अन्य कार थी जिसका पीछा कर रहा था। वो कार आगे थी। लाल बत्ती होते होते वो कार निकल गई थी और दूसरी तरफ का ट्रैफिक शुरू हो गया था। जगमोहन दांत पीस कर रह गया। एक कार पीछे मुड़ गई थी, दूसरी अब नजरों से दूर हो गई। उसे आशा थी कि इन लोगों के बारे में जान लेगा कि ये कौन है, परंतु अब सब कुछ यहीं रुक गया था। अगर उसके आगे कार नहीं रुकी होती तो वो लाल बत्ती पार करके उस कार के पीछे जाता। मन ही मन खींचता जगमोहन स्टीयरिंग को तोड़ने मोड़ने वाले ढंग से हिलाने लगा। जगमोहन वापस उसी बिजनेस सेंटर की इमारत में पहुंचा। कार उसने बाहर सड़क पर ही छोड़ दी थी। पार्किंग में खड़ी अपनी कार नजर आ गई थी। वो रवि बाबा के ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस खुला था। भीतर रवि बाबा मिला, जो कि घायल अवस्था में ऑफिस के कारपेट पर लेटा हुआ था। पास में 3 व्यक्ति थे, जो कि यकीनन वही थे जो बाहर नजर रख रहे होंगे। रवि बाबा का चेहरा पिटाई से सूजा हुआ था। माथे पर बंदी पट्टी बता रही थी कि डॉक्टर का फेरा लग चुका है। उसके लेटे रहने का मतलब था कि शरीर में और भी कई जगह चोटें हैं। तुम? जगमोहन को देखते ही उन तीनों में से एक ने कहा। रवि बाबा की निगाह भी उस पर पड़ी। तुम यहाँ क्यों आए? रवि बाबा के होठों से निकला। वे लोग बाहर हो सकते। वो चले गए। मैंने उनका पीछा किया, लेकिन वे नज़रों से बच निकले। जगमोहन उसकी हालत पर नजरें दौड़ाता हुआ कह उठा, वे 3 तुम्हारे पास आए थे? क्या हुआ? तुम्हारा अता पता पूछ रहे थे। मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता था। उन्हें क्या बताता? जानता होता तो शायद तब भी न बताता। गुस्से में आकर उन तीनों ने मेरी तगड़ी पिटाई की, तगड़ी ठुकाई की। रवि बाबा धीमे स्वर में कह उठा, तुमसे कुछ देर बात करके मैंने ये सब हासिल किया है। तुम्हारे साथ रहने पर जाने क्या होगा। ऐश करोगे। जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। उन लोगों ने तेरी ठुकाई इस तरह की है कि तू चल फिर भी सके। अपने काम कर सकता हूँ। इस वक्त कुछ आराम कर रहा हूँ। ये सब मेरे साथ पहले नहीं हुआ। कुछ देर बाद बंगले पर चला जाऊँगा। ये लोग हैं मेरे साथ। बढ़िया, मैं जा रहा हूँ। कल फोन करोगे? हाँ, कहने के साथ ही जगमोहन बाहर की तरफ बढ़ा। तुम्हारा नाम जगमोहन है? रवि बाबा बोला। वो तीनों तुम्हारा नाम ले रहे थे। हाँ। जगमोहन बाहर निकलता चला गया। जगमोहन कार में बैठा, स्टार्ट किया। पार्किंग में खड़ी कार बाहर निकलने के लिए बैक की। रात के 9 बज रहे थे। इससे पहले कि वो कार आगे बढ़ाता, 2 व्यक्ति भागते हुए आए। एक ने उसकी बगल का दरवाजा खोला और भीतर बैठ गया। दूसरा पीछे वाली सीट पर आ बैठा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि 2 पलों के लिए जगमोहन कुछ भी न समझ सका। जब समझा तो बगल में बैठे व्यक्ति की रिवॉल्वर कमर पर लग चुकी थी। जगमोहन ने फौरन बगल में बैठे व्यक्ति पर नजर मारी। बाहरी रोशनी में वो कुछ आ रहा था। 30 बरस का खतरनाक नजर आने वाला युवक जैसा लग रहा था। इस वक्त उसकी आंखें चमक रही थी। जगमोहन समझ चुका था कि कारों में वो लोग चले गए थे। इन्हें यहाँ कार की निगरानी के लिए छोड़ गए। क्या चाहते हो? जगमोहन के होठों से बीचा स्वर निकला। जवाब पीछे वाले ने दिया।
कार को बाहर सड़क पर ले चलो, बातें भी होती रहेंगी। होठ बीचे जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। मानना पड़ेगा कि चालाक हो, बगल में बैठे व्यक्ति ने कहा। सबकी नजरों में धूल झोंक कर यहाँ से निकल गए। वो तो हम दोनों यहाँ रह गए थे तुम्हारी कार पर नजर रखने के लिए कि शायद आओ, और आकर फंस गए। रिवॉल्वर हटा लो, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। मैं भागा नहीं जा रहा। कहाँ खिसक गए थे तुम? जगमोहन की बात पर ध्यान न देकर पीछे वाला बोला। तुम लोग कौन हो? होठ बीच कर कह उठा जगमोहन। ये तो हमसे सवाल कर रहा है, बगल वाला बोला। ये सवाल तो इसका जायज है कि हम कौन है, क्यों इसे पकड़ा है, पीछे वाला बोला। लेकिन इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, हमारे साहब भी जवाब देंगे इन सवालों का। हमें मना ही है ऐसे जवाब देने पर। तुम्हारे साहब कौन है? बेकार का सवाल, सब्र कर लो, तुम्हें साहब के पास ही ले जा रहे हैं, पीछे वाले ने शांत स्वर में कहा। तू साहब से बात कर, मोबाइल फोन निकाल, बगल में बैठे व्यक्ति ने कहा। जगमोहन महसूस कर रहा था कि ये लंबा मामला है। सड़क छाप नहीं है ये लोग। उस पर हाथ डालने के लिए 2 कारों में भरकर आए थे। उनमें आधे खाते पीते पढ़े लिखे संपन्न नजर आ रहे थे। वे खतरनाक भी होंगे। आखिर कौन है जिन्हें उनकी जरूरत पड़ गई? किसी को मालूम कैसे हुआ कि वो रवि बाबा के पास आने वाला है? कहीं ये लोग उसे देवराज चौहान तो नहीं समझ रहे? मेरे ख्याल से तुम लोगों ने गलत बंदे पर हाथ डाल दिया है, जगमोहन बोला। ये तो हमें अब पता चला कि तू गलत है, हम तो तेरे को सही समझ। मेरा मतलब है तुम लोगों को किसी और की जरूरत होगी। तेरा नाम जगमोहन है तो हमें तेरी जरूरत है। ये नाम नहीं है तो तब भी हमें तेरी जरूरत है, क्योंकि तू इस कार में आ बैठा था। लेकिन तेरी बातों से हमें महसूस हो चुका है कि हमने सही बंदे की गर्दन पकड़ी है। लेकिन गर्दन क्यों पकड़ी है, इतना तो बता। तू माना कि तेरा नाम जगमोहन है? हाँ, मैं। देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर का आड़ी। तभी पीछे बैठे व्यक्ति के मोबाइल फोन की लाइन मिल गई। हेलो, नटवर बोलता हूँ, शाही साहब से बात करा। खास बात है क्या? हाँ, बात करा। जगमोहन के मस्तिष्क में हल्का सा झटका लगा। शाही साहब? कौन शाही? कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान के खतरनाक जासूस शाही मोहम्मद से अड़ी हो गई थी। क्या वो वही शाही मोहम्मद? नहीं, उसका भला हिंदुस्तान में क्या काम? ये शाही कोई दूसरा ही है। हाँ, शाही साहब, मैं नटवर। बोलो। शाही मोहम्मद की आवाज़ कानों में पड़ी। जगमोहन को हमने पकड़ लिया है। क्या? शाही मोहम्मद की आने वाली आवाज़ में हैरानी उभरी। जगमोहन को पकड़ लिया? जी हाँ, कुछ ही देर में हम आपके पास पहुंच रहे हैं। तुम्हारे साथ कौन है? मेरा एक आदमी है। जगमोहन को रिवॉल्वर पर रखा हुआ है। लापरवाह मत होना, बहुत खतरनाक है जगमोहन। इसे संभालने के लिए तुम 2 कम हो। और आप फिक्र मत करें। ठीक तभी सड़क के बीचों बीच जगमोहन ने ब्रेक का पेडल दबा दिया। तेजी से भागती कार को जोरदार झटका लगा। एकाएक रुकने की वजह से पीछे आती कार कंट्रोल न कर पाई और जोर से कार के पीछे वाले हिस्से से टकराई। उसके पीछे वाली कार दूसरी कार से टकराई। कार में तो जैसे भूचाल सा आ गया। बगल में बैठे व्यक्ति का सिर तीव्रता से कार के शीशे से टकराया, फिर झंझना उठा। दोनों हाथों से सिर थामा। रिवॉल्वर पैरों के पास कहीं जा गिरी। पीछे वाले के हाथ से फोन निकलकर जाने किस तरफ गिरा है। उसका माथा कार की खिड़की से। उन पलों में वे कुछ नहीं समझ पाए कि क्या हो गया है। जगमोहन ने खुद को संभाले रखा। इसके साथ ही कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर सड़क के किनारे की तरफ दौड़ा और फिर अंधेरे में गुम होता चला गया। नटवर साहब, जगमोहन निकल गया। हम यहाँ रुके तो फंस जाएंगे, नटवर पीड़ा भरे स्वर में बोला। आगे वाले ने किसी तरह नीचे पड़ी रिवॉल्वर ढूंढकर अपने कब्जे में की थी। बाहर लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। पीछे वाली कार वाले गुस्से में थे। हेलो हेलो, नीचे गिरे मोबाइल फोन से शाही मोहम्मद की आवाज़ आ रही थी। क्या हुआ है नटवर? हेलो। आवाज़ की दिशा के दम पर नटवर ने तुरंत मोबाइल फोन उठाया और उसे बंद करते हुए दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर निकला। उसका साथी भी बाहर आ चुका था। 10-15 लोग थे वहाँ। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। वाहन भी रुकने लगे थे। नटवर के साथी के हाथ में रिवॉल्वर को देखकर पीछे हटने लगे।
मौके का फायदा उठाकर दोनों भागते हुए सड़क पार करके अंधेरे में गुम होते चले गए। किसी ने उनके पीछे जाने की चेष्टा नहीं की। रात के 11 बज रहे थे। देवराज चौहान और जगमोहन ने कुछ देर पहले ही डिनर लिया था। देवराज चौहान को जगमोहन रवि बाबा और दूसरे लोगों के बारे में सब कुछ बता चुका था। सब कुछ जानने के बाद देवराज चौहान होठ सिकोड़े सोचों में डूब गया था। इस दौरान उसने सिगरेट सुलगा ली थी। फिर वो उठा और ड्राइंग रूम में टहलने लगा था। जगमोहन सोफे पर पसरा कभी कभी उस पर नजर मार लेता था। एकाएक देवराज चौहान ने ठिठक कर जगमोहन को देखा। तुम्हारा पीछा तो नहीं किया गया? नहीं, जगमोहन ने इनकार में सिर हिलाया। मैंने इस बात का खास ध्यान रखा। देवराज चौहान जगमोहन को देखता रहा। किस बारे में सोच रहे हो? जगमोहन बोला। रवि बाबा की बताई बातों के बारे में, या उन लोगों के बारे में जिन्होंने तुम पर हाथ डालने की चेष्टा की। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में बात काटकर कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन हो सकते हैं। शाही नाम का ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है जो तुम पर हाथ डालने की चेष्टा करे? इस नाम का हमारा ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं है जो कि इस तरह खुलकर मैदान में आ जाए। 6 महीने पहले पाकिस्तान में शाही मोहम्मद नाम के खतरनाक जासूस से सामना हुआ था, जब बाद में चीनी जासूस लियू भी आकर उससे मिल गई थी। जगमोहन ने कहा, वो शाही मोहम्मद भी ये शाही हो सकता है? ये शाही वही शाही है। विश्वास नहीं आता। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा, शाही मोहम्मद से हमारी जाति दुश्मनी नहीं है। तब हम अपना काम कर रहे थे और वो अपना। चीनी जासूस लियू अवश्य अपने मन में हमारे लिए दुश्मनी रख सकती है, क्योंकि कश्मीर में जब उसे घेरा था तो अपनी तरफ से हमने उसे जान से खत्म कर दिया था। वो जिंदा बच निकली। जो डायरी पाकिस्तान से सलमा और शिका भाटिया लेकर हिंदुस्तान आ पहुंची थी, उसे हिंदुस्तान तक लाने में हमारा हाथ था, वरना हमसे तो वानखेड़े ने धोखेबाजी की थी। तुम्हें भेजा कि सलमा से डायरी लानी है। वो अफगानिस्तान के रेतीले मैदान में कहीं थी और मुझे भेजा गया कि सलमा को शूट करना है। ये सब जानने के लिए पढ़ें मारुति प्रकाशन की प्रकाशित अनिल मोहन का उपन्यास सरकारी शैतान। बीती बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे दम पर सलमा जो डायरी लेकर हिंदुस्तान पहुंची, उस डायरी में पाकिस्तान और चीनी एजेंटों के पते लिखे थे। हमारी सरकार ने फौरन कार्रवाई करके आधे से ज़्यादा एजेंटों को पकड़ लिया। ऐसा होने पर पाकिस्तान और चीन को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि एजेंटों का जाल किसी देश में बिछाने में कई साल लग जाते हैं। वो जाल एकाएक टूट गया तो गुस्सा आता ही है। ठीक कहते हो, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। ऐसे में हो सकता है कि वही शाही मोहम्मद हमसे बदला लेने हिंदुस्तान आ पहुंचा हो। ये भी हो सकता है। जगमोहन को देखते हुए देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। लेकिन मैं इस बात पर आसानी से यकीन नहीं कर सकता। मेरी जानकारी के मुताबिक शाही मोहम्मद पाकिस्तान का खतरनाक जासूस है, व्यस्त है। उसके पास ढेरों अहम काम होंगे। वो हम पर वक्त बर्बाद करने हिंदुस्तान नहीं आएगा। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा, फिर सिर हिलाकर कह उठा, मैंने तो अपनी सोच तुम्हारे सामने रखी है कि कहीं ये वही शाही मोहम्मद, जो भी होगा जल्दी ही मालूम हो जाएगा। एक बार कोशिश करके वे लोग चुप नहीं बैठेंगे, वो फिर कोशिश करेंगे। अब बात ये भी सोचने की है कि किसी को कैसे पता चला कि तुम रवि बाबा से मिलने जाने वाले हो। हमने तो किसी को नहीं बताया। मतलब कि रवि बाबा की तरफ से ये बात बाहर निकली है। देवराज चौहान ने कहा, उसे सतर्क करना पड़ेगा और ये भी पूछना पड़ेगा कि इस बात की जानकारी किस किस को थी कि तुम वहाँ आने वाले हो। शायद वो न समझ पाए कि किससे बात बाहर निकली। समझ हम लेंगे, रास्ता हमें बनाना आता है। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। हमें इस बात की तह तक हर हाल में पहुंचना है कि तुम पर हाथ डालकर वे लोग क्या करना चाहते थे, उनका मकसद क्या है। मेरा ख्याल है कि उन लोगों की दिलचस्पी तुम में होगी। देवराज चौहान होठ बीचे जगमोहन को देखने लगा। हो सकता है कि वे लोग मुझ पर हाथ डालने के बाद तुम पर हाथ डालना चाहते हो। कुछ भी संभव है। इस बारे में सुबह बात करूंगा कि उन लोगों तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए। इस बारे में तहकीकात करना अच्छी बात है, लेकिन रवि बाबा के बारे में क्या सोचा? देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट स्ट्रे में डाली। रवि बाबा की बात दिलचस्प है। 20-22 अरब की डकैती,
सप्ताह भर के फैशन शो के बाद 8वें दिन होटल के उस हॉल में डायमंड के जेवरातों को रखा जाएगा। ऐसे में डकैती करना मजेदार बात होगी। देवराज चौहान ने शांत स्वर में सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन ये काम असंभव जैसा काम होगा, क्योंकि मैं सोच सकता हूँ कि ऐसे में वहाँ पर कितनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी होगी। सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम होंगे। उन सब इंतजामों को काटते हुए 20-22 अरब के जेवरातों तक पहुँचना, उन्हें अपने साथ ले आना, बहुत देर बाद ऐसी डकैती पर काम करने का मौका मिलेगा। जगमोहन की आंखों में खुशी से भरी चमक दौड़ गई। रवि बाबा को फोन पर हाँ कह दूं? कह दो। वो सिक्योरिटी के इंतजामों को जानता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी के इंतजामों की देखरेख कर रहे हैं उनमें वो भी शामिल है। वो इंतजामों के बारे में मुझे बताने जा रहा था कि मैंने मना कर दिया कि इस बारे में वो तुमसे बात करे। देवराज चौहान पुनः सोचों में नजर आने लगा। कब मिलोगे रवि बाबा से सुरक्षा इंतजामों के बारे में उससे जान सको? जगमोहन जल्दी से बोला, सुबह बात करेंगे। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, मैं इस काम में जल्दी नहीं करना चाहता। जगमोहन ने कोई बात नहीं की। लियू ने शाही मोहम्मद के परेशान चेहरे पर नजर मारी। रात के 12 बज रहे थे। अभी अभी शाही मोहम्मद लियू के पास पहुंचा था। तुम अच्छी तरह जानते हो शाही कि देवराज चौहान और जगमोहन खतरनाक लोग हैं। उन पर हाथ डालना, उन्हें पकड़ पाना आसान काम नहीं। यही वजह है कि हिंदुस्तान में हम इस वक्त मिशन डकैती मास्टर को अंजाम दे रहे हैं। देवराज चौहान को खत्म करना आसान होता तो उसे मारने के लिए 5-10 लोग यूं ही यहाँ भेज देते। शाही मोहम्मद उठा और बेचैनी से चहलकदमी करने लगा। जगमोहन को पकड़ने के लिए जबरदस्त घेराबंदी की जरूरत है। पहले तुम। लियू, शाही मोहम्मद कह उठा। तगड़ी घेराबंदी थी जगमोहन के लिए, परंतु उस वक्त वो निकल गया। कई घंटों बाद वो नजर आया। तब वहाँ हमारे सिर्फ 2 आदमी थे। बाकी के ये सोचकर वापस आ गए थे कि जगमोहन अब वहाँ नहीं आएगा। तुम्हारे हवाले जगमोहन को पकड़ने का काम है। सोहनलाल को मैंने पकड़ लिया है। देवराज चौहान की खास पहचान वाला थापर कल मेरे कब्जे में आ जाएगा। लियू शब्दों को चबाकर कह उठी। देवराज चौहान पर हाथ डालने से पहले इन लोगों पर हाथ डालना जरूरी है, जो वक्त आने पर देवराज चौहान के बचाव के लिए आगे आ सकते हैं। जगमोहन रवि बाबा नाम के ज्वेलर से फिर मिलेगा। तुम कैसे कह सकते हो? भीतरी खबर है कि वो किसी बड़ी डकैती के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। ओ, लियू के होठ सिकुड़ गए। फिर तो देवराज चौहान रवि बाबा से वापस मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है। शाही मोहम्मद की निगाह लियू के खूबसूरत चेहरे पर जा टिकी। पक्का होगा। अगर बड़ी डकैती की योजना बन रही है और इन बातों में रवि बाबा नाम का खास भी है तो वो इस डकैती वाले योजना में है। मेरे पास खबर है कि वो देवराज चौहान और जगमोहन को रास्ता बता रहा है। फिर तो देवराज चौहान जल्दी ही हमारी जद में आ सकता है। जब वह रवि बाबा से मिलेगा, तुम रवि बाबा पर नजर रखो। बाबा पर नजर? शाही मोहम्मद ने गंभीर स्वर में कहा, हमारा मिशन जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर देवराज चौहान रवि बाबा से मिलता है तो तब उसका बदला लिया जा सकता है। रवि बाबा के आसपास अपने अच्छे निशानेबाज फैला दो। देवराज चौहान वहां पहुंचे तो बच न सके। शाही मोहम्मद के चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। पाकिस्तान और चीन का नेटवर्क जो कि हिंदुस्तान में फैला है, वो सारा हमारे साथ देवराज चौहान के खिलाफ काम कर रहा है। ऐसे में देवराज चौहान का बच पाना संभव नहीं। देवराज चौहान की वजह से हिंदुस्तान में फैले हमारे देशों के जासूस पकड़े गए हैं। इससे हमें तगड़ा नुकसान हुआ है। अगले 10 सालों में भी हम इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकेंगे। पढ़िए पूर्व प्रकाशित अनिल मोहन का देवराज चौहान सीरीज का उपन्यास सरकारी शैतान। हिंदुस्तान के एजेंटों का जाल पाकिस्तान और चीन में फैला हुआ है। लियू ने शाही मोहम्मद की आंखों में झांका। ऐसा तो होता ही है। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे खास एजेंट लियू के दांत बिछ गए, जो कि हिंदुस्तान में खास खास ओहदों पर हैं। चीन के इशारे पर वे इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन में फैले हिंदुस्तान के एजेंटों के पते मिल जाए। ऐसा हो गया तो हिंदुस्तान का एशिया में फैला जासूसी का नेटवर्क पूरी तरह तबाह हो जाएगा। हमारी तगड़ी जीत होगी। ठीक कहा तुमने शाही। लियू एकाएक कलाई पर बंधी घड़ी देखती हुई बोली, मुझे अपने किसी खास आदमी से मिलने जाना है। मुझे भी कल के लिए अपने आदमियों से बात करनी है, शाही मोहम्मद ने कहा। थापर कल तुम्हारे कब्जे में होगा। हाँ,
तुम जगमोहन की तरफ ध्यान दो, शायद देवराज चौहान भी हाथ लग जाए। हम अपना देश छोड़कर विदेश में बैठे हैं। जल्दी से देवराज चौहान को खत्म करके हमें अपने देश लौटना है। वहाँ हमारे ढेरों काम पड़े हैं।